अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो अब हम लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 और इंशाल्लाह 18 तक जाऊंगा और सब्जेक्टिव भी इसमें करवा देता हूँ आपको। ठीक है, सब्जेक्टिव है और कुछ क्विज़ हम देखते हैं यहाँ पे। लेक्चर नंबर 7 में सबसे पहले आपसे जो क्विज़ पूछा गया है क्या है, इन अ वाइल लूप व्हेन इज़ द कंडीशन चेक्ड, कि वाइल लूप में कंडीशन कब चेक होती है। तो हमेशा बात याद रखना, वाइल लूप में हमेशा सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर वाइल लूप एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, वाइल लूप में हमेशा सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर जो है ना वो कंडीशन बॉडी जो है एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, बिफोर द लूप स्टार्ट्स, कि लूप को स्टार्ट करने से पहले कंडीशन चेक होती है, फिर लूप एग्जीक्यूट करती है। ओके, उसके बाद क्या है, व्हाट इज अ डू वाइल लूप गारंटीड टू डू। तो ये हम पीछे देख चुके हैं कि वो हमेशा एटलीस्ट एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस। ठीक है, हमेशा एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती ही होती है। विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉर लूप इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर लूप के अकॉर्डिंगली। तो हमेशा बात याद रखना, हमेशा फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो फॉर यहाँ पे अगर लिखें हम यहाँ पे ऐसे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्या होगा, ये आपकी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन आपकी, ये आपका इंक्रीमेंट और ये बॉडी इसकी। तो तीन चीज़ें आ गई इसमें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन कह लो इसको, या फिर आप इसको असाइनमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि बाद में हम उसको, अगर हम उसका वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर लें और उसके वेरिएबल को अंदर यूज़ कर लें तो वो असाइनमेंट हो जाती है, लेकिन अंदर ही डिक्लेयर करके उसको वैल्यू दे दें तो वो इनिशियलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आ सकती हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है यहाँ पे असाइनमेंट, या फिर आपसे कह सकता है इनिशियलाइजेशन। तो ये तीन चीज़ें आती हैं, हमेशा बात याद रखना फॉर लूप के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट विल दी फॉलोइंग फॉर लूप प्रिंट, ये क्या प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट करेगा 0 से लेकर लेस देन 5 तक। हमारी लूप स्टार्ट हुई 0 से, राइट, लूप स्टार्ट हुई 0 से, फिर इसने 0 प्रिंट किया। 0 प्रिंट करने के बाद जब इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुआ, ये 1 हो गया, राइट। फिर कंडीशन चेक हुई, क्या 1 5 से छोटा है, जी हाँ, तो 1 प्रिंट हो गया। इसी तरह 2 हुआ, 2 चेक हुआ, 2 5 से छोटा है, फिर 2 प्रिंट हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 4 चेक हुआ, 4 5 से छोटा है, जी हाँ। लेकिन जब 5 हुआ तो 5 जो है वो 5 से छोटा नहीं होता, ना ही बड़ा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 4 तक गई लूप, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, विच लूप विल एग्जीक्यूट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इफ द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। अगर हमेशा कंडीशन ट्रू है तो कौन सी लूप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगी। तो आप मेरी बात हमेशा याद रखना कि आपकी जो हर लूप है ना, जो ट्रू है जिसकी कंडीशन, चाहे वो फॉर लूप है, वाइल लूप है या डू वाइल लूप है, वो सारी की सारी लूप्स इनफाइनाइट ही चलेंगी जब उनकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये सारी लूप्स हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही चलेंगी अगर उनकी कंडीशन ट्रू होगी। ओके, उसके बाद क्या है, इन अ डू वाइल लूप व्हेन इज द कंडीशन इवैल्यूएटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विज पूछ सकता है आपसे, डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि वाइल लूप में डू वाइल लूप में फ़र्क क्या है। तो आप बता सकते हो कि वाइल लूप में हमेशा कंडीशन पहले चेक होती है, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है। और अगर आपसे पूछे कि डू वाइल लूप में क्या होता है, तो डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट चलती है, फिर कंडीशन चेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपसे, इन अ डू वाइल लूप व्हेन इज द कंडीशन इवैल्यूएटेड, तो आपने कहना है आफ्टर द लूप बॉडी। ठीक है, आफ्टर द लूप बॉडी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, मेरे पास वेरिएबल है इंट x इज इक्वल टू 10, राइट, डू किया और मैंने कहा वाइल अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को x ग्रेटर देन 12, तो कंडीशन फॉल्स है, राइट। सी आउट मैंने लिख दिया, यहाँ पे लूप लिख दो। अब कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन जब फॉल्स है तो ये लूप नहीं चलनी चाहिए, राइट। कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम इसने रन होना ही होना होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। तो आपको देखो यहाँ पे कंडीशन तो फॉल्स है, इसको चलना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट चल जाती है, बाद में कंडीशन चेक होती है। ठीक है,
अब देखो स्टेटमेंट तो चल गई, कंडीशन बाद में चेक हुई है, जब कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन फॉल्स थी, अगली दफ़ा इसने फिर इसको इंक्रीमेंट नहीं किया और ना ही इसको चलाया। ठीक है, तो हमेशा आफ्टर द लूप बॉडी इसकी कंडीशन चेक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूप इन C++? हमारे पास कौन कौन सी लूप जो वैलिड है और कौन कौन सी नहीं वैलिड है? वैलिड नहीं है कौन सी? हमने फॉर लूप पढ़ी, जी हाँ। वाइल पढ़ी, जी बिल्कुल। डू वाइल पढ़ी, वो भी है। अनटिल लूप कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अनटिल लूप क्या है? ये इनवैलिड लूप है। ठीक है, नॉट अ वैलिड लूप। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है? हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट? तो ये कितनी टाइम रन होगी? सिंपल, आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो आई स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसमें जब इंक्रीमेंट लग रहा है फिर वो उसमें 1 हो रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, राइट? लेस देन 5 है, 5 तक नहीं है, लेस देन 5 है। आपने चेक करना है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट? मतलब आपकी लूप ऐसे चली है 0, 1, 2, 3, 4 और लेस देन ये 5 है, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। अब आप देखो इनको काउंट करो, ये कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब ये है कि ये जो आपकी लूप चली है ये कितनी दफ़ा चली है? कितनी दफ़ा चली है? 5 टाइम्स चली है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूँगा? ये 5 टाइम्स रन हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? इन C++ विथ वट कीवर्ड इज़ यूज टू एग्जिट अ लूप इमीडिएटली? कौन सा कीवर्ड है जो लूप को एग्जिट करने के लिए यूज होता है? तो ब्रेक कीवर्ड आपके पास। ठीक है, तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है? लूप को एग्जिट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लूप्स व्हाट डज एन इनफाइनाइट लूप मीन? तो इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? कि जिसमें कोई जो उसकी जो है ना कंडीशन वो हमेशा ट्रू होती है और उसमें क्या होता है कि वो वाली लूप जो है ना वो कभी एंड नहीं होती, चलती रहती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? अ लूप दैट नेवर एंड्स। ओके, उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ लूप? तो लूप का फ्लो कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं? एक है ब्रेक, एक है कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये दोनों यूज़ होते हैं। अगर आपने कोई आइटरेशन रोकनी है तो आप ब्रेक यूज़ कर लो, अगर आपने कोई आइटरेशन स्किप करनी है तो आप कंटिन्यू को यूज़ कर लो। तो इस केस में ये दोनों होगी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप्स? ये आप पीछे भी देख सकते हो कि टू स्किप द करंट आइटरेशन एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट। ओके जी, तो ये आपका होता है। ओके, उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर लूप? फॉर लूप का स्ट्रक्चर कौन सा डिस्क्राइब करता है? सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? कंडीशन। उसके बाद क्या होता है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ए वाला करेक्ट है, राइट? उसके बाद क्या है? विच लूप इज टिपिकली यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज अननाउन? जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता तो कौन सी लूप्स यूज होती हैं? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता हो तो आपने फॉर लूप को यूज़ करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, गौर से सुनना, क्विज पूछ सकता है आपसे। लेकिन जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस ना पता हो तो फिर आपने वाइल लूप को यूज़ कर लेना है या डू वाइल लूप को यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता कि आपकी लूप कहाँ जाके एंड होने वाली है तो फिर इस केस में आप चाहे वाइल लूप यूज़ करो या डू वाइल यूज़ करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको पता है कि आपकी कंडीशन, आपकी आइटरेशन यहाँ पे एंड हो रही है, तो उस केस में आप फॉर लूप यूज़ करते हो। ये आपसे क्विज पूछ सकता है अगर आपको पता है आइटरेशन तो। ठीक है, उसके बाद क्या? व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका आउटपुट क्या होगा? एक्स लिया सर ने, एक्स को वैल्यू दी 1, राइट? और आपने लूप रन की 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये 5 तक जाएगी ही जाएगी। ठीक है, ओके जी, मतलब ये 5 तक जाएगी ही जाएगी। तो क्या होगा? पहले 1 आया, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा। अब आई जो है वो इस टाइम 1 है, तो आई 1 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ? 1 के साथ, तो क्या आया? 1 आ गया और 1 स्टोर हो गया एक्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह जब 1, अब देखो अब आई क्या है? एक्स में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। अब जब आई इंक्रीमेंट हुआ तो वो क्या हो गया? 2, राइट? अब 2 हुआ, 2 चेक हुआ लेस देन इक्वल टू 5, यस। फिर 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो वो क्या बन गया? 2 बन गया, राइट? अब एक्स में क्या चला गया? 2 चला गया। ओके, उसके बाद फिर जब आई इंक्रीमेंट हुआ 2 से 3 हुआ,
फिर 3 जब चेक हुआ लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, जो x में वैल्यू पहले पड़ी हुई थी वो 2 थी, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ 6। अब x में पड़ा हुआ है 6 और आइट्रेशन i की है 3। अब जैसे i 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 चेक हुआ लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर 4 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, 6 के साथ, तो क्या आया 24, राइट। 24 जैसे आया, फिर अब आई इंक्रीमेंट हुआ 4 से 5 हुआ, 4 जो 5 हुआ वो मल्टीप्लाई हुआ 24 के साथ। अब आप अगर मल्टीप्लाई करो 24 को 5 के साथ तो क्या आता है 120 आता है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास 120 आएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इन दिस लूप। इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू कौन सी है 1, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन C++। अगर आपने स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, आपने इफ एल्स पढ़ी है, आपने इफ एल्स इफ पढ़ी है, तो अगर स्विच स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो उसमें प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो वहाँ पे कहता है कि टू हैंडल मल्टीपल कंडीशंस हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स को, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट को हम मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ स्विच केस वंस अ केस इज मैच्ड। तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है, कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ब्रेक लूप में भी यूज होती है, ब्रेक स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी यूज होती है, ओके। तो अब स्विच को देख लेते हैं, स्विच लिखा मैंने, ठीक है। इसके अंदर हमेशा बात याद रखना, इसके अंदर दो चीज़ें यूज होगी, या तो इंट यूज होगा या कैरेक्टर यूज होगा। इसमें आप स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते, इसमें आप फ्लोट यूज नहीं कर सकते, इसमें आप डबल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिंटैक्स ही अलाउ नहीं करता आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा आप या तो इंटीजर भेजोगे या कैरेक्टर को भेजोगे, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या पूछा आपसे कि विच डेटा टाइप्स कैन बी यूज विद दिस स्विच स्टेटमेंट, कैरेक्टर और इंटीजर, अभी बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन अ स्विच स्टेटमेंट व्हाट हैपेंस इफ नो केस मैचेस दी स्विच एक्सप्रेशंस। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता उस केस में क्या होता है, द कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट केस, ओके। चलो आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है x इज इक्वल टू 10, राइट। अब देखो मैंने इसके अंदर भेजा है x को और मैं केस मैच कर रहा हूँ 1। अगर तो 1 है सी आउट प्रिंट करो, 1 प्रिंट कर दो, राइट, ठीक है। अगर तो केस 2 है तो प्रिंट करो सी आउट 2 प्रिंट करो, ओके। अगर तो केस आपका 10 है तो सी आउट प्रिंट करो 10 प्रिंट करो, राइट, ओके। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे 10 प्रिंट करके देगा क्योंकि केस मैच हुआ इसके साथ, राइट, केस मैच हुआ है क्योंकि ये केस क्या है 10 है, राइट। अब देखो ये केस यहाँ पे मैच नहीं हुआ, ये जंप कर गया अगले केस पे, राइट। अब यहाँ पे मैच नहीं हुआ, ये जंप कर गया अगले केस पे। अब जैसे यहाँ पे मैच हो गया, इसने एग्जीक्यूट कर दिया, तो क्या होता है, अगर केस मैच नहीं होता तो कंट्रोल जंप कर जाता है नेक्स्ट केस के पास। अब अगर एक और चीज़ है, अगर कोई भी केस मैच नहीं होता ना, कोई भी केस मैच नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये भी मैच नहीं हो रहा, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ 11, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके पास एक कीवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आप वहाँ पे बता देते हो कि नो केस वाज मैच्ड, ठीक है। तो अब अगर देखो कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट के पास चला जाएगा। अगर कोई भी मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, द डिफ़ॉल्ट केस इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ प्रोवाइडेड। ये ऑप्शनल होता है, आप प्रोवाइड करो या ना करो। अगर प्रोवाइड किया गया है तो डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा, अगर प्रोवाइड नहीं किया गया, अगर प्रोवाइड नहीं किया गया तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो केस मैच ही नहीं हुआ, ना कुछ प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो अगर इफ़ प्रोवाइडेड देन डिफ़ॉल्ट केस विल बी मैच्ड, ओके। व्हाट विल हैपन इफ यू ओमिट द ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर अ केस इन अ स्विच। क्या होगा अगर आप ब्रेक के स्टेटमेंट को लगाना भूल जाओ, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैंने 1 जो मेरा केस है वो मैच हो रहा है, राइट, केस 1 मैच हो रहा है, इसको प्रिंट करना चाहिए 1। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये प्रिंट करेगा 1 2 10, ठीक है, 1 भी प्रिंट कर दिया, 2 भी और 10 भी। क्यों, मैंने तो 1 मैच किया था ना, इसको 2 क्यों प्रिंट किया, इसने 10 क्यों प्रिंट किया। तो भाई क्या होता है कि अगर आपका केस मैच नहीं होता
तो क्या होता है, ऑल सब्सिक्वेंट केसेस विल एग्जीक्यूट अंटिल अ ब्रेक इज इनकाउंटर्ड। जब तक इसको ब्रेक कीवर्ड नहीं मिल जाता तो सारे के सारे नीचे जितने भी केसेस होंगे जिनके साथ ब्रेक नहीं लगा हुआ उन सबको ये रन कर देगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ ना, अगर यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ तो अब इस केस में इसने सिर्फ 1 प्रिंट करना है। ठीक है, 2 और 10 को इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो क्या होता है अगर आप इसको लगाना भूल जाओ तो ऑल सब्सिक्वेंट केसेस विल एग्जीक्यूट अंटिल अ ब्रेक इज इनकाउंटेड। ओके, इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड केस लेबल इन अ स्विच स्टेटमेंट। कौन सा केस जो है वो वैलिड नहीं है, कौन सा केस वैलिड नहीं है। तो आपको मैं हमेशा बता चुका हूँ, आप केस यहाँ पे जो है वो कैरेक्टर या स्ट्रिंग ही भेज, सॉरी कैरेक्टर या इंटीजर ही भेज सकते हो। और यहाँ पे जो आपने केस मैच करवाने हैं ना, वो ये कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 हो गया, या कोई भी कैरेक्टर हो गया, उसको लिखना है यहाँ पे। अब कभी भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये इनवैलिड है। ओके, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन। ये क्या है, इज अनेबल इन अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशंस वो होती हैं, कोई नंबर हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो कहते हैं ये कौन सा लेबल वैलिड नहीं है स्विच स्टेटमेंट में। तो आप ये वैलिड है, जी हाँ, आप ये भी कर सकते हो, मतलब कैरेक्टर को भी ले सकते हो, आप इंटीजर को ले सकते हो, ये भी इंटीजर है। तो इनवैलिड कौन सा है, ये वाला। आप वेरिएबल को ले रहे हो तो वेरिएबल का केस आप कभी भी नहीं ले सकते। आप ले सकते हो, कब ले सकते हो, जब आपके वेरिएबल कॉन्स्ट होगा। ठीक है, तो वो क्या था, कांस्टेंट एक्सप्रेशन थी ना, तो हमने इसको बताया कि ये भी कॉन्स्ट है। ठीक है, तब ये इसको ले सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे इधर x यूज कर लूँ, चल जाएगा, जी हाँ देखो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि ये कॉन्स्ट है। ठीक है, कॉन्स्ट है। ओके, कॉन्स्ट क्या होते हैं, कांस्टेंट एक्सपेंशन, कांस्टेंट वैल्यूज क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, कोई नंबर हो गया, कोई इंटीजर हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गया, वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन होती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। तो हमने इसको भी कॉन्स्ट करके बता दिया कि भाई ये भी चेंज नहीं हो सकता, आप इसको यूज़ कर लो। ओके, तो उसने इसको यूज़ करने दिया। ओके, उसके बाद क्या कहता है, इफ़ यू वांट टू हैंडल बोथ अपर केस एंड लोअर केस इनपुट्स इन अ स्विच केस, हाउ वुड यू राइट इट। अगर आप हैंडल करना चाहते हो अपर केस और लोअर केस, तो आप कैसे इसको करोगे। सबसे पहले क्या है, कंबाइंस केसेस विद एन और, यूज ओनली वन केस, यूज अ लूप, राइट सेपरेट केसेस फॉर ईच। तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसमें और का यूज़ करके हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। कैसे, चलो दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैरेक्टर है यहाँ पे, अगर मैं कैरेक्टर लूँ, यहाँ पे कैरेक्टर है मेरे पास ग्रेड का, राइट, ग्रेड है मेरे पास ए। चलो मैं इसको यूज़र से ले लेता हूँ, राइट, सीन करवा लिया यूज़र से। ओके, अब मैं ग्रेड को यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो कैरेक्टर भी भेज सकते हैं हम, स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं। अगर तो कैरेक्टर ए है तो प्रिंट कर दो एक्सीलेंट। ठीक है, अगर तो कैरेक्टर बी है तो प्रिंट कर दो गुड, प्रिंट कर दो। अगर तो कैरेक्टर उसका ग्रेड सी है तो आप प्रिंट कर दो इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, इस तरह करके इम्प्रूव सेल्फ, या जैसे भी आप करते हो। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल, देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ए, तो उसने ए प्रिंट करता है, एक्सीलेंट प्रिंट करता है। अब फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर करता है कैपिटल में ए, उस केस में आप क्या करोगे, कैपिटल में अगर यूज़र एंटर करता है उस केस में यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि केस तो मैच ही नहीं हुआ। हाँ, आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, वो क्या है, आप यहाँ पे स्पेस देके और लिख के यहाँ पे आप कैपिटल ए लगा सकते हो, तो इस तरह भी ये चल जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे यूज़र एंटर करता है कैपिटल ए, तो सॉरी यहाँ पे सॉरी एंड लगाना है, और नहीं लगाना, एंड लगाना है। ठीक है, ये दोनों अगर मैच करते हैं तो ये इससे चलना है, बल्कि ये चल ही नहीं रहा। आप ऐसे करो, ऐसे यहाँ पे एक और केस लगा लो, केस कैपिटल है। ठीक है, इस तरह चलना है, वो उस तरह से, वो ना मेरे ख्याल से इंटीजर के साथ काम करता है, ये कैरेक्टर्स हैं, तो वो वहाँ पे काम कर रहा था, इसलिए अकॉर्डिंग टू द इंटीजर तो वो काम कर रहा था। लेकिन कैरेक्टर के केस में आप हमेशा ऐसे करोगे, आप एक और केस लगा दोगे उससे पहले। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे इसको मैं रन करूँ
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल में ए, तो ये मुझे एक्सीलेंट प्रिंट करके देगा, राइट। इसी तरह मैं यहाँ पे केस लगा सकता हूँ बी के लिए भी, ठीक है। तो इस तरह करके हम अपर केस लोअर केस को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे कंबाइन केसेस विद एन और, ये और वाला गलत है, सिर्फ आप लिख सकते हो कंबाइन केसेस, ओके। और वाला जो है ना वो इंटीजर के साथ ही काम करता है, ये एंड वाला, ओके। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन स्विच स्टेटमेंट, सो स्ट्रक्चर किस तरह का स्विच स्टेटमेंट किस तरह का स्ट्रक्चर है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ओके, कंडीशनल स्ट्रक्चर है। What will be the following code output if the grade is C? अगर तो ग्रेड C है तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो ग्रेड C क्या है, गुड, राइट, गुड। अब यहाँ पे गौर से देखो, किसी भी केस के बाद हमने ब्रेक कीवर्ड नहीं यूज़ किया, राइट, तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका केस जो है वो C मैच कर रहा है, राइट, केस C मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो केस C मैच कर रहा है, तो C में क्या आ रहा है, गुड। अब देखो आपको क्या है, आपको मैंने क्या बताया कि जब आपका क्या करता है, जब तक इसको ब्रेक कीवर्ड नहीं मिल जाता ना स्विच स्टेटमेंट को, तो ये सारे के सारे सब्सिक्वेंट केसेस को चला देता है। अब यहाँ पे देखो इसके बाद इसको ब्रेक कीवर्ड नहीं मिला, मतलब कि फिर अगली स्टेटमेंट भी चलेगी, ओके। उसके बाद भी इसको ब्रेक कीवर्ड नहीं मिला, मतलब कि फिर लास्ट वाली स्टेटमेंट भी चलेगी, ओके। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करो तो आपके पास जो आउटपुट आएगा, गुड, पुअर, फेल, ये तीनों आएंगे, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ओके जी। तो ऑल ऑफ द अबव आपके पास ये तीनों आ जाएंगे, ओके। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिफॉल्ट केस इन अ स्विच स्टेटमेंट, आपको भी दिखा दिया। जिस तरह इफ एल्स होती है ना, इसी तरह डिफॉल्ट होता है। तो क्या करता है, आप जब कोई भी केस मैच ना हो तो उस केस में वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट विल बी प्रिंटेड इफ ग्रेड इज नीदर ए, बी और सी और डी नॉर एफ एंड डिफॉल्ट केस इज प्रोवाइडेड एज डिफॉल्ट इनवैलिड ग्रेड। अब अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। तो ये आपके पास आउटपुट आएगा क्योंकि वो डिफॉल्ट केस को रन कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट इफ x इक्वल्स 10, अगर x है वो 10 है तो क्या आउटपुट होगा, देखो अगर x 10 है तो ये 10 प्रिंट कर देगा डबल कोट्स, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लगा हुआ है, अगली केस के पास नहीं जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर अ स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच स्टेटमेंट का करेक्ट सिंटैक्स क्या है, ये है आपके पास, ये देखो सबसे पहले आप स्विच लिखते हो, फिर उसके अंदर वेरिएबल का नाम, फिर ऐसे केस, कांस्टेंट और स्टेटमेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वाई इज इट एडवाइज टू अवॉइड यूजिंग गो टू स्टेटमेंट्स, अब गो टू स्टेटमेंट आपको मैंने पढ़ाई थी, तो कहते हैं इसको अवॉइड क्यों किया जाता है कि इसको ना यूज़ किया जाए, तो वो क्या करता है, दे मेक कोड हार्डर टू रीड एंड मेंटेन, उससे क्या होता है कि कोड को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 है, उसमें क्या है, व्हाट इज़ अ फंक्शन इन प्रोग्रामिंग, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, ओके। ये क्या होते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो एक कोई परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को। जैसे आपके पास मेन एक फंक्शन है, राइट, मेन क्या है, एक फंक्शन है, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, ओके। तो ये क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट डज द टर्म टॉप डाउन डिज़ाइन रेफर टू, टॉप डाउन डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, कहते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन किस चीज़ को रेफर करता है, तो कहता है ब्रेकिंग अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब टास्क। आपके पास अगर लार्ज प्रॉब्लम है तो आप उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन डिजाइन, ओके। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फंक्शन, कौन सा एक फंक्शन नहीं है सी प्लस प्लस में, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू वो एक फंक्शन होता है, फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू वो एक फंक्शन होता है, फंक्शन दैट परफॉर्म आई ओ ऑपरेशन वो एक फंक्शन होता है, इनपुट आउटपुट सी आउट प्रिंट एफ स्कैन एफ, राइट। उसके बाद क्या है, फंक्शन दैट ओनली परफॉर्म कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए कोई फंक्शन नहीं होता सी में, ओके। बाकी ऊपर तीन वैलिड है, तीन तरह के फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन होता है जो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, एक फंक्शन होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसको हम वॉइड के साथ लिखते हैं, राइट, और एक फंक्शन होता है जो आईओ के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद क्या है, इन सी प्लस प्लस व्हाट कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, कि कौन सा कीवर्ड यूज होता है, रिटर्न
कीवर्ड यूज होता है फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ आर्गूमेंट कैन बी पास टू अ फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन में आर्गूमेंट्स भेजे जा सकते हैं। कोई भी वैलिड डेटा टाइप आप फंक्शन के अंदर भेज सकते हो, लेकिन वैलिड डेटा टाइप हो, स्ट्रिंग है, डबल है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन की डिक्लेरेशन की पर्पस क्या है कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन बताते हैं कंपाइलर को कि हाँ भाई हमारा जो फंक्शन है ना उसकी वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो भाई आपने एरर नहीं देना हमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो ना, यहाँ पे एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास void fun है मेरे पास। ठीक है, अब देखो मैंने फंक्शन को यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया, उसको नीचे कॉल कर दिया, सॉरी उसको नीचे डिफाइन कर दिया, सी आउट फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, अब देखो मैं अगर मैं यहाँ पे इसको हटा भी दूँ ना, ऊपर इसकी डिक्लेरेशन हटा भी दूँ, उसको नीचे डिफाइन कर लूँ तो ये चल जाना है, इस केस में मुझे एरर नहीं देना। लेकिन अगर मैं इसको फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ तो यहाँ पे एरर है। तो हम फंक्शन को डिक्लेरेशन क्या होती है, कहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, हमने कंपाइलर को इन्फॉर्म करना होता है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है भाई। तो कंपाइलर को कैसे इन्फॉर्म करना है, हम उसकी डिक्लेरेशन मेन से ऊपर बता देते हैं। तो अब कंपाइलर समझ जाए, समझदार बच्चा यहाँ पे समझ गया वो कि भाई यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, तो वो उसको एरर नहीं देगा। ओके, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स अ फंक्शन, कौन सा जो है वो फंक्शन डिक्लेयर करता है करेक्टली। सबसे पहले लिखा यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट, फिर फंक्शन का नाम, फिर उसके अंदर पैरामीटर। तो ये देखो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वॉइड हो, फ्लोट भी हो सकती है, कैरेक्टर भी रिटर्न टाइप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है इंट, फिर यहाँ पे क्या है फंक्शन, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन लिख दिया, राइट। ओके, और यहाँ पे देखो आप अगर डेटा टाइप लिख के छोड़ते हो ना तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। मतलब आपने वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, पैरामीटर का नाम नहीं लिखा, कुछ भी नाम नहीं लिखा आपने, आपने सिर्फ डेटा टाइप लिख के छोड़ दी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोटाइप। तो ये एक डिक्लेरेशन होती है, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपने अगर कोई पैरामीटर देना है तो उसका डेटा टाइप लिख दो या कुछ भी लिख दो। ओके, तो ये करेक्टली डेफिनेशन ये इस तरह की होती है। ओके, व्हाट डज द आर्गुमेंट लिस्ट इन अ फंक्शन डेफिनेशन स्पेसिफाई, आर्गुमेंट लिस्ट जो फंक्शन के अंदर होती है वो क्या स्पेसिफाई करती है, द डेटा टाइप्स ऑफ अ पैरामीटर्स दैट फंक्शन विल टेक। ओके, तो क्या है आर्गुमेंट लिस्ट किसको बोलते हैं, फंक्शन के अंदर जितने भी हम पैरामीटर्स भेजते हैं उसको हम जब कॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कोई वैल्यू भेजते हैं उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट लिस्ट। तो वो क्या करती है, द डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, तो वो पैरामीटर्स के डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे अगर देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, x है इंट y है और मैंने यहाँ पे सी आउट करवा दिया, या जो भी फॉर एग्जांपल सी आउट करवा दिया x को और y को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंगली मुझे दो वैल्यू भेजनी पड़ेगी, एक पहली और एक दूसरी। ठीक है, और यार ये कुछ रिटर्न करता है तो इसका मैं रिटर्न ही करवाता हूँ। ठीक है, रिटर्न x प्लस वाई, मतलब ये मुझे दोनों का सम निकाल के दे देगा। ओके, मैं सी आउट जब करूँगा फंक्शन को तो ये मुझे इन दोनों का सम निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जब हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज भेजते हैं उनको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स, और जो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामीटर्स ये होते हैं आपके। ठीक है, और ये आपके आर्गुमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स द फंक्शन विल टेक, अब जितने भी डेटा टाइप्स होंगे फंक्शन आपके लेगा उसके करस्पॉन्डिंगली हम आर्गुमेंट्स भेजेंगे। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट। ओके, आर्गुमेंट लिस्ट इन अ फंक्शन डेफिनेशन स्पेसिफाई, व्हाट इज स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स द फंक्शन विल टेक, जितने फंक्शन पैरामीटर लेगा, जितने डेटा टाइप्स लेगा उसके करस्पॉन्डिंगली हम आर्गुमेंट्स लिस्ट पर स्पेसिफाई कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या है, पासिंग अ कॉपी ऑफ अ वेरिएबल्स वैल्यू, वेरिएबल की कॉपी भेजना कॉल बाय वैल्यू होता है। ठीक है,
अब लेक्चर नंबर 10 मेरा ले लेना CS201 का कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, डिटेल से बताया वहाँ पे मैंने। उसके बाद इन C++ हाउ आर फंक्शंस कॉल्ड, C++ में फंक्शंस कैसे कॉल किए जाते हैं, यूजिंग देयर नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। यहाँ पे मेन फंक्शन में अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो मैंने कैसे कॉल किए हैं, उनका नाम लेके, राइट, और नाम लेके साथ में पैरेंथेसिस लगा के, ओके। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है, ठीक है, ओके, उसकी वॉइड रिटर्न टाइप होती है। विच सिंबल इज यूज टू डिफाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फंक्शन, कौन सा सिंबल होता है, ये वाला, राइट, ये वाली, ये ब्रैकेट्स होती है आपकी सिंबल, जो आपको बताती है कि ये आपकी बिगिनिंग और एंड है, ये आपकी बिगिनिंग है और ये आपकी एंडिंग है फंक्शन की, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, वट विल हैपन इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट बीइंग डिक्लेयर्ड फर्स्ट। जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर ना करो, उसको कॉल कर लो, तो कंपाइलर का एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलेशन एरर, द कंपाइलर विल गिव एन एरर, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट कीवर्ड डू यू यूज टू डिक्लेयर अ फंक्शन दैट टेक्स नो आर्गुमेंट्स। अब आप चाहते हो कि आपके जो है ना, फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट्स ले ना ले, तो आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हो, वॉइड। हमेशा बात याद रखना कि आपने अगर कुछ रिटर्न करवाना है या कोई आर्गुमेंट भेजना है, तो कोई इंटीजर या फ्लोट या डबल रिटर्न टाइप ले लो। लेकिन अगर आपकी कोई आर्गूमेंट भी नहीं भेजना और कुछ रिटर्न भी नहीं करवाना, तो हमेशा वॉइड यूज़ कर लो, ओके। उसके बाद क्या है, लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज़ द हेडर फाइल इन C++। में हेडर फाइल क्या होती है, अ फाइल कंटेनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शंस। ऐसी फाइल जिसमें फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको हम बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, विच डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल, कौन सी डायरेक्टिव यूज होती है, हैश इंक्लूड यूज होती है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड यूज होती है डायरेक्टरी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। व्हाट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है, ये देखो आपको बता चुका हूँ, अगर मैं आपको दोबारा करके दिखा दूँ, ये ऐसे सिर्फ वेरिएबल हमने नहीं लिखने, हमने फॉर एग्जांपल उनके बस डेटा टाइप बतानी है, वेरिएबल का नाम नहीं बताना। उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की, क्या बोलते हैं, फंक्शन की प्रोटोटाइप, ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आर्टिकुलेशन ऑफ अ फंक्शन दैट स्पेसिफाई इट्स रिटर्न टाइप्स एंड पैरामीटर्स। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन जो उसके पैरामीटर्स और उसके रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई करें, ओके। व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल, मतलब आपने फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उसको हम प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो आप ऐसा वेरिएबल जो आप फंक्शन से ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद बनाया, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ओके। तो कहता है इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप आप किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर लो इस वेरिएबल को, ठीक है, आप चाहे इसको मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करो, ठीक है, उसी वेरिएबल को, ओके। तो इसका स्कोप क्या है, थ्रू आउट द इंटायर प्रोग्राम, आप किसी भी जगह इसको यूज़ कर सकते हो, इसको बोलते हैं इसका स्कोप मतलब इसकी लिमिट कहाँ तक है, ओके। व्हाट विल हैपन इफ टू वेरिएबल्स विद सेम नेम आर डिक्लेयर्ड इन डिफरेंट स्कोप, ठीक है। क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है और इधर भी x है, तो क्या होगा, यहाँ पे 15 है, वहाँ पे जो है वो 10 है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, तो कहता है प्रोग्राम विल यूज द फर्स्ट डिक्लेयर वेरिएबल, द इनर वेरिएबल विल ओवरराइड द आउटर वेरिएबल। ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो इनर वेरिएबल होगा ना आपका, ये इनर वेरिएबल है, ये ओवरराइड कर देगा आउटर वेरिएबल को। कैसे, फॉर एग्जांपल अब कंपाइलर जो है ना वो समझ जाएगा, कंपाइलर फिर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा बजाय इसके। अब अगर मैं इसको ऐसे रन करूँ तो आपके पास 15 आएगा, 10 नहीं आएगा, ठीक है, 15 आ रहा है, क्यों, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको मिल रही है, तो ओवरराइड कर लिया ना इसने इसको, ठीक है। तो अगर सेम नाम के वेरिएबल्स हैं बोथ इनर और आउटर, तो इनर वेरिएबल को हाईएस्ट प्रायोरिटी या वो ओवरराइड कर देगा, ओके। व्हाट डज कॉल बाय वैल्यू मीन, पीछे बता चुका हूँ, पासिंग द कॉपी वेरिएबल्स वैल्यू टू द फंक्शन इज अ कॉल बाय वैल्यू। उसकी कॉपी भेजना रेफरेंस की बजाय हम क्या बोलते हैं इसको, कॉल बाय वैल्यू। उसके बाद क्या है, हाउ डू यू पास आ वेरिएबल बाय रेफरेंस इन C++। तो आप बाय रेफरेंस कैसे भेजते हो, इस सिंबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको करके दिखाई देता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है void fun
और उसमें मैंने एक x भेजा है इंट x, और मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 10। ठीक है, अब यही फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ऐसे फन। ठीक है, और यहाँ पे फन में मैंने भेज दिया x। देखो पहले x की वैल्यू क्या है 15, अब मैंने पहले इसको प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट होगा 15। बाद में मैंने कहा अब x को भेजो यहाँ पे, x को वैल्यू यहाँ पे चेंज करो और बाद में x को प्रिंट करो। अब आउटपुट में क्या आएगा आपके अकॉर्डिंगली, तो अब अगर इसको रन करो तो यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। क्यों 15 आया, तो आपने इसकी कॉल बाय वैल्यू की है इसको। जब आपने इसको फंक्शन को यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन के कॉलिंग के टाइम के ऊपर आपने जब वेरिएबल को पास किया यहाँ पे, तो वो कॉपी पास हुई है, ओरिजिनल एड्रेस पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे एमसीक्यूज जो है कहता है हाउ डू यू पास अ वेरिएबल बाय रेफरेंस बाय ओरिजिनल एड्रेस। तो कैसे भेजते हैं आप, हमेशा उस वेरिएबल की पैरामीटर के साथ एम्परसेंड का साइन लगा देते हो। आप बताते हो कि मैं इसकी कॉपी नहीं भेज रहा, इसको ओरिजिनल भेज रहा हूँ। ठीक है, कॉपी नहीं भेज रहा, ओरिजिनल भेज रहा हूँ। हाँ रन करो, इसको चेंज करो। तो अब अगर इसको रन करो तो ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरह होता है ये सारा कुछ। ओके ओके, उसके बाद क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइन डायरेक्टिव। तो डिफाइन डायरेक्टिव का पर्पस क्या होता है, टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स। मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ये लेक्चर नंबर 10 का है। ठीक है, तो समझाता हूँ। हमेशा यहाँ पे आपने ऐसे करना है डिफाइन। ठीक है, उसके बाद अपनी वेरिएबल का नाम जैसे आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है पाई। उसके बाद आपने इसको वैल्यू देनी है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो कहते हैं ये कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। पाई इज इक्वल टू 5.6। अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि कहता है कि ये क्या है कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है ये कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद क्या कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, ए इज इक्वल टू 10, सी आउट एक दबाया, फंक्शन को कॉल किया तो इसका आउटपुट में क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ। ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसको हम क्या बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसको हम क्या बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। उसके बाद क्या है व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न। अब ये वाला फंक्शन रिटर्न क्या करता है, फैक्टोरियल ऑफ एन। सिंपल फैक्टोरियल निकाल रहा है आपसे, आपके फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है। कैसे फैक्टोरियल निकाल रहा है, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्जन है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे, देखो ये फंक्शन है, ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है यहाँ पे, और n की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे यूज़र ने भेजा है 5, पहले कंडीशन चेक होगी कि 5 लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर वो वाली वैल्यू, अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो 1 को, एल्स इसी फंक्शन को रिटर्न करो। ठीक है, अब देखो 1 लेस देन इक्वल टू 1, 5 लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं होता, तो ये एल्स के केस में चला जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक है, और फैक्ट के साथ ये होगा दोबारा 5 माइनस 1, तो 5 माइनस क्या होगा 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1, और ये क्या होगा इसका फैक्टोरियल निकाल के आपको दे देगा। ओके, सिंपल। अगर आपके पास इस तरह का क्विज आता है तो आपने कहना है फैक्टोरियल निकाल रहा है ये। ओके, फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सी प्लस प्लस व्हाट इज द लोकल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया हो या किसी स्कोप के अंदर डिफाइन किया हो उसको हम क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये लोकल है, और यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ तो ये क्या है ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या है ग्लोबल है, और ये फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर, तो ये क्या है लोकल। ठीक है, इसको हम इस वेरिएबल को हम आउटसाइड इस मेन फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसा फंक्शन, ऐसा वेरिएबल जो एक फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ओके, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इज ट्रू रिगार्डिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इट अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल। जैसे हमने देखा यहाँ पे, तो क्या करता है ओरिजिनल वेरिएबल में मॉडिफिकेशन अलाउ करता है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पहले 15 आ रहा था, अब मैंने 15 को यहाँ पे वेरिएबल x को यहाँ पे पास किया, उसने इसको चेंज किया 10 में, तो क्या आ गया यहाँ पे 10 आ गया। राइट, ओके। उसके बाद क्या, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। कांस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले आपने केवल लिखना है कांस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो कांस्ट लिखना है, इंट वेरिएबल का डेटा टाइप लिखी, फिर वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, और उसी टाइम इसको वैल्यू लाजमी देनी है। ठीक है, अगर आपने इसको वैल्यू नहीं दी तो प्रोग्राम आपको एरर दे देगा।
ठीक है। कैसे यहाँ पे अगर मैं देखो उसको यहाँ पे वैल्यू नहीं देता तो ये एरर देता है। कहते हैं इसको इनिशियलाइजेशन करना लाजमी है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट लिखने का सिंटैक्स है। कैसे, सबसे पहले कॉन्स्ट, फिर डेटा टाइप, फिर आपके वेरिएबल का नाम, फिर उसी टाइम पे फ़ौरन डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली वैल्यू आपने दे देनी है। लेक्चर नंबर 11 हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ इंटीजर्स। अरे ऑफ इंटीजर्स को डिक्लेयर करने का करेक्ट सिंटैक्स क्या है, ये है इंट लिखा, अरे का नाम और उसका साइज लिख के हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट डज द इंडेक्स ऑफ एन अरे स्टार्ट्स फ्रॉम। तो इंडेक्स, अरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ओके। अरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। उसके बाद क्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द अरे इंट एजेस होल्ड। अब आपको पता है एरे का जो सिंटैक्स है, इंडेक्स है, वो 0 से स्टार्ट होता है और लेस देन साइज तक होता है। अगर आपकी एरे का साइज़ है 5 तो लेस देन 5 से होगा, मतलब 4 तक जाएगा। अगर आपकी एरे का साइज़ है 10 तो लेस देन 10 होगा, मतलब 9 तक जाएगा, ठीक है। इस केस में 5 है तो ये 4 इसका जो है एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स, सॉरी गलत बता दिया आपको। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 एलिमेंट्स ही लेगा। इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स 4 तक जाएगा। अगर आपसे कहे कि एलिमेंट्स कितने लेगा तो आपने ये देख के ही बताना कि ये 5 एलिमेंट्स लेगा, ओके। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इनिशियलाइज एन अरे ऑफ इंटीजर्स टू 0। कौन सी अरे करेक्टली इनिशियलाइज करती है 0 के साथ, इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो अगर आप इस तरह लिखते हो ना तो आपके 5 के 5 एलिमेंट्स 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगे, ओके। तो ये करेक्ट है, इसका आंसर है। विच लूप इज आइडियल फॉर आइटरेटिंग थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। तो हमेशा जो प्रोग्रामर्स हैं ना वो फॉर लूप को ही यूज़ करते हैं एरे को आइटरेट करने के लिए, ठीक है। हमेशा फॉर लूप ही यूज़ होती है, वो आइडियल है, ओके। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द अरे इंट नम्स। अब इसका मैक्सिमम, अब देखो इंडेक्स की बात हो रही है, पहले बात हो रही थी एलिमेंट्स की। इंडेक्स अब इसका क्या है, लेस देन 10 है। लेस देन 10 मतलब 9। अगर 14 होता तो लेस देन 14, 13 होता, अगर 20 होता तो लेस देन 20, 19 होता। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन 10 है तो क्या है यहाँ पे 9। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली कॉपीज एलिमेंट फ्रॉम वन अरे टू अनदर अरे। तो अरे को कॉपी करने के लिए हम हमेशा लूप लगाते हैं और एक एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं इस तरह करके। अगर आपको मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ, चलो एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास एक अरे है, मेरे पास एक अरे है ए, उसमें 5 एलिमेंट है, राइट, 1 2 3 4 5। एक हमारे पास अरे है पी, उसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। शर्त ये है कि जब आप एरे के एलिमेंट्स कॉपी करोगे ना तो एरे की डेटा टाइप और उसका साइज सेम होना चाहिए जिसमें आप कॉपी कर रहे हो। अब मैंने कॉपी करना है, मैं लूप लगाऊंगा। लूप इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और लेस देन 5 तक जाएगा, राइट। अब देखो मैंने कॉपी करना है इस एरे के अंदर, मैं कैसे कॉपी करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे बी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई। मतलब कि बी ऑफ आई में पहले आप 0 के पास जाओ, 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट करो, फिर आप यहाँ पे 1 के पास जाओ, फिर 2 के पास, फिर 3 के पास, 4 5, उसके अंदर ये जितने भी इंडेक्स हैं उनको कॉपी करते जाओ। ये पहले एलिमेंट 0 के पास जाएगा, 1 2 3 4 इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जाता जाएगा और ये सारे एलिमेंट्स कॉपी कर देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लूप लगाऊँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूँ आई लेस देन 5 प्लस प्लस आई और प्रिंट करवाऊँ किसको, सी आउट बी ऑफ आई को, तो मेरे पास इसमें भी कुछ आना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ बी ऑफ आई को तो ये 1 2 3 4 5 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो एरे क्या होगी, कॉपी होगी। एरे की शर्त क्या है कॉपी करने की, डेटा टाइप और साइज सेम होना चाहिए, और ये आपका करेक्ट सिंटैक्स है कॉपी करने का। व्हाट डज द कीवर्ड कॉन्स्ट इंडिकेट व्हेन यूज विद एन एरे ऑफ साइज। अगर आप एरे का साइज यूज़ करते हो तो कॉन्स्ट किस लिए यूज़ होता है यहाँ पे, देखो अगर आप एरे का साइज ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट इंट एरे साइज, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एरे साइज, बजाय 5 की बजाय मैं यहाँ पे लिख दूँ एरे साइज, उसका साइज है ना ये, है ना, तो आप एरे का साइज ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है।
अब आप चाहते हो कि आपकी एरे का साइज़ कोई चेंज ना करे, तो इसलिए आप इसको कॉन्स कर देते हो, ठीक है। इसलिए आप उसको क्या कर देते हो, कॉन्स कर देते हो। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो क्या करता है, इंडिकेट क्या करता है अगर उसको एरे के साथ किया जाए। तो एरे साइज कैन नॉट बी चेंज, हम कहते हैं कि एरे का साइज चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको कॉन्स कर देते हैं वेरिएबल के थ्रू। ओके, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरे एलिमेंट्स इन C++? they can be of different data types, they must be of same data types, right? तो वो सेम डेटा टाइप्स के ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एरे है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की बजाय कोई कैरेक्टर भेज दूँ, सॉरी कोई स्ट्रिंग भेज दूँ, तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली वो सेम होने चाहिए। अगर इंट है तो इंटीजर ही भेजना है, ठीक है, फ्लोट या डबल या कुछ और नहीं भेजना। ओके, तो सेम डेटा टाइप्स होने चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ यू वांट टू रीड यूज़र इनपुट इनटू एन अरे ऑफ साइज 10 व्हाट विच कोड स्निपेट इज करेक्ट? अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है अरे के अंदर, तो सिंपल है, आप लूप लगाओ। इसी तरह सीन एरर ऑफ आई करवा दो, जैसे हम कॉपी कर रहे थे एरर ऑफ आई बी, ठीक है। ये सिंपल है, आपके पास आपने लूप लगानी है, एरर ऑफ आई सी इन करवा देना, सिंपल। ओके, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस कोड इन एरर ऑफ 5 1 2 3? अब देखो आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, आपका साइज़ 5 है, तो जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका क्या बना, वो इनिशियलाइज हो जाते हैं 0 के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपकी एरे का साइज़ है 15, आपने 13 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया, 2 को छोड़ दिया, तो जो 2 के बच्चे होंगे ना वो 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगे। ओके, इसी तरह यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एरे का साइज़ 5 है, आपने 3 एलिमेंट्स दिए हैं, तो जो बाकी के 2 बचे थे वो 0 के साथ इनिशियलाइज हो गए, ठीक है। What will happen if you access an array of elements using index greater than its size? क्या होगा अगर आप एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो जो उसके इंडेक्स के साइज से बड़ा है, ठीक है। मतलब आपका इंडेक्स है ना, यहाँ पे आपका इंडेक्स है 15, आप यहाँ पे करते हो सी आउट ए ऑफ 16, ये काम करते हो, मतलब 16 मतलब 15 है तो 14 तक जाएगा, लेस देन एक इंडेक्स होगा, राइट। आप कर रहे हो 15 कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो यहाँ पे 17, इंडेक्स ज़्यादा है, इंडेक्स की जो साइज़ है उससे ज़्यादा आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कहता है जी इट विल एक्सेस द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, तो ये अगली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। ये C++ में अलाउ है, जावा में अलाउ नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रैंड फंक्शन? रैंड फंक्शन क्या आता है, ऐसा फंक्शन जो रैंडमली कोई वैल्यू जनरेट करता हो, जो रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट करता है उसका हम बोलते हैं रैंड फंक्शन। तो क्या करता है, वो किस लाइब्रेरी में होता है, वो इस लाइब्रेरी में होता है, stdlib.h, ठीक है। तो ये कहता है इसके अकॉर्डिंगली ये ट्रू है। ओके, हाउ डू यू डिक्लेयर अ कॉन्स्ट साइज एरे? हमने पीछे किया था, राइट। ये हमने यहाँ पे किया हुआ कॉन्स्ट साइज एरे, ये हमने एरे का साइज लिया, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और उसको हमने कॉन्स्ट कर दिया, ठीक है। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये देखो, पहला उसने कॉन्स्ट इंट साइज इक्वल टू 10 किया, सेमीकोलन लगा के इंट ARR और साइज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में क्या है, व्हाट इज अ कैरेक्टर एरे यूज फॉर इन C++? कैरेक्टर एरे किस चीज़ होती है, कैरेक्टर एरे C++ में नहीं, सी लैंग्वेज में, मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया। कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर CH हमेशा यूज होती है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, ठीक है। कैरेक्टर एरे किस चीज़ होती है, स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर एरे को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, स्टोरिंग इंटीजर्स, सॉरी स्टोरिंग स्ट्रिंग्स। ओके, स्टोरिंग स्ट्रिंग्स। उसके बाद क्या है, हाउ इज स्ट्रिंग इन अ कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड इन C++? तो सी लैंग्वेज के अंदर C++ में स्ट्रिंग कैसे टर्मिनेट होता है, नल कैरेक्टर के साथ। ओके, विद अ नल कैरेक्टर, ओके, विद अ नल कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, सॉरी, ठीक है, नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर क्या होता है, अगर इस तरह का आपके पास यूज़र मतलब इस तरह लिख देता है ना, तो ये C++ ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर इसके लास्ट पे डाल देता है, ठीक है। इसके लास्ट पे ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर डाल देता है। लेकिन अगर आप इसको कुछ इस तरह लिखते हो ना, जैसे हम एरे को कर रहे थे, राइट, टी लिखा, फिर ए लिखा, आई लिखा,
नेम लिखा, राइट। और इस केस में क्या होगा अगर आप इसको लूप के थ्रू रन करते हो, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस सी और आपने कर दिया सी एच ऑफ आई। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप गौर से देखना, यहाँ पे लास्ट पे क्या आ रहा है, एक गार्बेज वैल्यू आ रही है। हालांकि मैंने यहाँ पे TAIM तक किया था, लास्ट पे इसको गार्बेज वैल्यू मिल रही है। तो इस केस में स्ट्रिंग टर्मिनेट नहीं हुआ, इसने अगला मेमोरी एड्रेस पे एक्सेस करने की कोशिश की है। तो इस केस में हम लास्ट पे ना सिंगल कोट्स के अंदर \0 मतलब नल करेक्टर लगा देते हैं कि बताते हैं कि आपका स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आगे मत मूव आगे जाओ। तो वहाँ पे वो समझ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वहीं तक जाएगा जहाँ पे हम इसको भेजना चाह रहे हैं, ओके। तो नल करेक्टर क्या करता है, इज यूज टू टर्मिनेट द स्ट्रिंग, ओके। वट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ करेक्टर अरे टू होल्ड अ नेम इन C++? सिंपल, ये देखो जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन की, इसलिए इसको साइज नहीं दिया। यहाँ पे अगर साइज दे तो सिंपल जैसे यहाँ पे देखो आप, ठीक है। ये आपका करेक्ट सिंटैक्स है, कैर नेम, और ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर इस एरे के ऑपरेटर को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इनिशियलाइज अ करेक्टर अरे? करेक्टर अरे कौन कौन से इनिशियलाइजेशन है, दोनों करके दिखाइए आपको। ऐसे में इनिशियलाइजेशन है, दूसरा क्या है, दूसरा हमने ऐसे में इनिशियलाइजेशन की थी। तो ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, कैरेक्टर अगर सिंगल लिखे तो ये सिंगल कोट्स में आएगा, राइट। अगर इस तरह लिखे तो ये दोनों इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। व्हाट डज सी इन स्टेटमेंट डू व्हेन रीडिंग अ स्ट्रिंग इनटू अ कैरेक्टर अरे? तो सी स्टेटमेंट क्या करता है, एक रीडिंग स्ट्रिंग अगर हम रीड कर रहे हैं यूजर से, तो सी क्या करता है, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते ना, तब तक वो यूज़र से इनपुट लेता रहता है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, सिंपल वेरिएबल के केस में भी ऐसे ही है, और अगर बात करें स्ट्रिंग के केस में तो तब भी ऐसे ही है, ओके। तो जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करोगे तब तक ये रीड करता रहेगा यूज़र से। इन अ करेक्टर अरे व्हाट करेक्टर मेक्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग? कौन सा करेक्टर एंड बताता है? ये \0, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, हाउ डू यू कंपेयर टू करेक्टर अरेज इन C++? कैसे कंपेयर करते हो? सिंपल, हम ऐसे कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ ही करते हैं, ओके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम फॉर एरेज? सॉर्टिंग क्या होता है कि अगर सॉर्टिंग बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ उल्टी है इसको सीधा सॉर्ट कर दो, सीधा कर दो। फॉर एग्जांपल, अब एरे के केस में क्या है, कहता है टू अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर आपकी एरे है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 1 से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल आपकी एरे है ना, यहाँ पे देखो आपकी फॉर एग्जांपल कोई एरे है 1 2 सॉरी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर हम इसको सॉर्ट करें तो ये कुछ इस तरह होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगी, और ये ऊपर वाली क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कहता है कि आपके एलिमेंट्स अरे के उनको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू पास एन अरे टू अ फंक्शन? जब आप अरे फंक्शन को पास करते हो तो तब क्या होता है, तो अरे इस पास पर रेफरेंस। अब आप अगर कोई वेरिएबल पास करते हो ना, तो आपको हमेशा एम्परसेंड का साइन लगाना पड़ता है, राइट, उसको रेफरेंस पास करने के लिए। इस केस में क्या है कि अगर आप डायरेक्टली अरे पास करते हो ना फंक्शन के अंदर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पास पर रेफरेंस होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के हिसाब से पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद क्या है, which the following is not a characteristics of arrays in C++? कौन सी characteristics नहीं है? फिक्स साइज, हाँ जी फिक्स होता है। इंडेक्स एक्सेसिस, जी हाँ इंडेक्स एक्सेस होता है। कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप्स, नहीं। अगर आप एक ही डेटा टाइप लिख रहे हो ना, तो एक ही डेटा टाइप एक्सेस करेगी। अगर करेक्टर है तो स्ट्रिंग नहीं एक्सेस करेगी, अगर करेक्टर है तो फ्लोट नहीं करेगी, इंटीजर है तो स्ट्रिंग नहीं करेगी, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो ये वैलिड नहीं है कि मल्टीपल एक्सेस कर सकती है, डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकती है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है अरे की, ओके। उसके बाद लेक्चर नंबर 13 है
कहता है इन अ टू डायमेंशनल एरे हाउ आर एलिमेंट्स एक्सेस। तो आपके पास जो डायमेंशंस होती हैं एरे की, इंट ARR, ये डायमेंशन होती हैं इस तरह। अगर तो आपके पास दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं तो उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे। तो फर्स्ट डायमेंशन में आपके पास रो होती है, सेकंड में आपके पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि टू डायमेंशनल अरे हाउ एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड, एलिमेंट्स किस तरह एक्सेस किए जाते हैं, यूजिंग इंडेक्सेस, ठीक है। इंडेक्सेस सिंपल, जैसे हम यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल अरे में कर रहे थे ना, इंडेक्स को यूज़ करके उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे, यहाँ पे भी आप इंडेक्सेस को यूज़ करके कर सकते हो। अगर टू डायमेंशनल अरे है तो आपने टू इंडेक्सेस को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट डायमेंशन आपका रो इंडिकेट करता है, सेकेंड डायमेंशन आपकी कॉलम को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 3 4, अब देखो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। आप हमेशा फर्स्ट एलिमेंट डायमेंशन के साइज़ को सेकंड डायमेंशन के साइज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होके जितना आपके पास आंसर आएगा उतने आपके पास एलिमेंट स्टोर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आपके पास आंसर आ रहा है 4, तो 4 एलिमेंट्स ही स्टोर होंगे, ठीक है। ओके, तो 4 एलिमेंट स्टोर होंगे। अब देखो मैंने पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा, सी आउट ARR ऑफ 0 0, मतलब ये क्या है, 0 रो है। इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, आपको फिर सही समझ आएगा। तो रो और कॉलम की फेज में होता है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह करके, ये रो है, ये भी रो है, इसी तरह ये कॉलम है और ये भी एक कॉलम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 0 रो। इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 कॉलम, सॉरी 0 फर्स्ट रो, ये 0 रो और 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर इसको कुछ इस तरह का लिखा जाए, ठीक है। अब देखो मैंने फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है ये वाला 1, तो कैसे करूँगा, मैंने कहा 0 रो और 0 कॉलम पे जाओ, जो आपके एलिमेंट है वो ऐड कर लो। मतलब 0 रो, ये वाली 0 रो और 0 कॉलम, ये वाला 0 कॉलम, इस पे जाओ, जो वैल्यू मिली इसको ऐड कर लो। तो यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ओके। उसके बाद क्या कहता है आपसे, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट डिक्लेयर, अ टू डायमेंशन अरे विद रो 3 एंड कॉलम्स 3, ठीक है। तो रो भी 3 है और कॉलम्स भी 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 आ जाएगा, ओके। विच लूप स्ट्रक्चर इज टिपिकली यूज टू प्रोसेस अ टू डायमेंशनल अरे, हमेशा इसके केस में कौन सा लूप स्ट्रक्चर यूज होता है, नेस्टेड लूप्स को यूज किया जाता है, ओके। किसको यूज किया जाता है, नेस्टेड लूप्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो कैसे यूज करोगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आपकी बाहर वाली लूप आपको रो को इंडिकेट करेगी। मतलब आपने बताना है कि मेरी रो कितनी है, 0 से लेस देन 2 तक है, प्लस प्लस आई। और नेस्टेड लूप किसके बोलते हैं, एक लूप के अंदर लूप लिख दो, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब जो अगली लूप लगाऊंगा वो आपके कॉलम्स को इंडिकेट करेगी। फॉर एग्जांपल इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 2, ठीक है। तो ये कॉलम को इंडिकेट करेगी, ठीक है। सी आउट करवाऊँ एरे का नाम ARR ऑफ, सबसे पहले इसको मैं जे कर देता हूँ यार, डिफरेंट वेरिएबल नेम होना चाहिए, जे। सबसे पहले रो प्रिंट हो, रो मतलब आई, फिर क्या है कॉलम मतलब जे, स्पेस डाल दो और हर एक रो को प्रिंट होने के बाद एंटर लगा देना, ठीक है। तो इस केस में ये सारी चीज़ें यूज होंगी। मतलब आप नेस्टेड लूप को यूज़ करके टू डायमेंशनल अरे को प्रिंट कर सकते हो। तो नेस्टेड लूप इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सी इन स्टेटमेंट इन द अरे इनपुट लूप, तो सिंपल है, यहाँ पे ये भी तो रीड ही करेगा, टू रीड वैल्यूज फ्रॉम द अरे, टू प्रॉम्प्ट यूजर फॉर द इनपुट, टू डिक्लेयर द अरे, तो टू रीड वैल्यूज फ्रॉम द अरे, ओके। तो ये भी आ सकता है टू प्रॉम्प्ट यूजर फॉर इनपुट, तो यूजर इनपुट करेगा उसको वो रीड कर लेगा। ये रीड करना इनपुट करना एक ही बात है। व्हाट डज द टर्म फ्लिपिंग द मैट्रिक्स रेफर टू, फ्लिप करना मैट्रिक्स को क्या रेफर करता है, कि आप करते हो उसके ऑर्डर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स, उनको रिवर्स कर देते हो। मतलब आपकी रो का जो ऑर्डर है ना उसको रिवर्स करते हो। फॉर एग्जांपल आपकी रो का ऑर्डर क्या है,
कुछ इस तरह रो है। अगर आप इसको फ्लिप करो तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में ये आ जाएगा 3 4 1 2। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको फ्लिप करूँ, फ्लिप कैसे करना है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। और जब मेरी लूप स्टार्ट हो 2 से और मैं इसको माइनस माइनस कर दूँ, मतलब रो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इस केस में इसको रन, सॉरी ये मैंने लिखा है यहाँ पे एरर आ जाना। अब अगर मैं इस केस में इसको रन करूँ तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास, आउटपुट में आएगा 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2। ओके, तो 3 4 1 2 मेरे पास आउटपुट में आएगा। दोबारा देखो 3 4 1 2, सॉरी आई ग्रेटर इक्वल टू 0 आना है, ठीक है। तो 3 4 1 2 आएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लिप करना है मैट्रिक्स को। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ रोज इनटू द मैट्रिक्स इज नोन एज फ्लिपिंग ऑफ द मैट्रिक्स। In the nested loop structure for inputting a matrix, what does the outer loop control? outer loop control करती है रोज को, इनर लूप कंट्रोल करती है कॉलम्स को। तो यहाँ पे जो आउटर लूप की बात हो रही है तो वो रोज ऑफ द मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टू डायमेंशनल अरे इन C++? टू डायमेंशनल के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो टू डायमेंशनल अरे क्या करती है, ईच रो कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉट मैट्रिसेस। तो इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट मैट्रिसेस। मैट्रिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज होते हैं, राइट। तो मैट्रिक्स इज यूज टू इंडिकेट, ओके। उसके बाद क्या, हाउ डू यू डिक्लेयर अ फंक्शन दैट टेक्स टू डायमेंशनल अरे एज पैरामीटर्स? तो पहले वाला इसका ट्रू है, आप इस तरह करके इसका ले सकते हो, ओके ओके जी। उसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रिंट इफ द अरे कंटेन्स वैल्यूज फ्रॉम 1 to 9? देखो वही बात कर रहा है, 0 कॉलम पे, 0 रो पे जाओ और 0 कॉलम पे जाओ, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 प्रिंट कर देगा, ओके, 1 प्रिंट कर देगा, ओके। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देता है। तो इंटरचेंज नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, ओके, to interchange rows and columns, okay. In a square matrix of order n multiplied by n multiplied by n, how many elements are in the main diagonal? कितने एलिमेंट्स हैं इसकी मेन डायगोनल में? इतने एलिमेंट्स हैं। सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके डायगोनल में इतने एलिमेंट्स होंगे, ओके। विच लूप स्ट्रक्चर इज टिपिकली यूज टू आइटरेट ओवर 2D अरे इन C++? तो ये पीछे भी आ सकता है, नेस्टेड फॉर लूप्स, ओके, नेस्टेड फॉर लूप्स। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 है, व्हाट इज द पॉइंटर इन C++? अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर, ओके। हाउ डू यू डिक्लेयर अ पॉइंटर इन C++? आप कैसे डिक्लेयर करते हो, इंट लिखा, डेटा टाइप, स्टैटिक्स का सिंबल और पॉइंटर का नाम, तो इस तरह डिक्लेयर होता है, ओके। उसके बाद क्या है, विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल? तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, डी रेफरेंस ऑपरेटर, उस एड्रेस पे वैल्यू गेट करने के लिए। व्हाट डज द स्टेटमेंट ptr इज इक्वल टू $2 क्या करता है, ये इसके अंदर एड्रेस रख रहा है किसका, x का, असाइंस एड्रेस ऑफ x ptr, ओके, x to ptr। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डी रेफरेंस द पॉइंटर? टू गेट द वैल्यू एट दैट एड्रेस स्टोर्ड इन अ पॉइंटर, उस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो सिंपल, इंट मैंने लिखा x, उसमें रखो 10, और मैंने इंट लिखा स्टैटिक्स ptr, उसमें रखो इसका एड्रेस, राइट। मैं यहाँ पे सिंपल ptr करूँ तो मुझे ये उसका एड्रेस बताएगा, उसका क्या बताएगा, एड्रेस बता देगा। अब अगर मैं उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू हासिल करना चाहता हूँ तो मैं उसको डी रेफरेंस करके उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू जो 10 है मुझे दे देगा, ठीक है। तो मेरे पास 10 आ रहा है, इसलिए क्या होता है, तो टू एक्सेस द वैल्यू एट दैट एड्रेस स्टोर्ड इन द पॉइंटर, ओके। व्हाट इज द नल पॉइंटर? नल पॉइंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंटर जो इनिशियलाइज ना हो उसको हम बोलते हैं नल पॉइंटर, या फिर ऐसा पॉइंटर जो इनिशियलाइज हो जीरो और नल के साथ, उसको हम बोलते हैं नल पॉइंटर। तो ऐसा पॉइंटर जो जीरो या नल के साथ इनिशियलाइज हो उसको हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करूँ जीरो के साथ, तो ये क्या है, एक नल पॉइंटर है, ठीक है, क्या है, नल पॉइंटर है।
अब 0 मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर 10 रख लो 15 रख लो, तो वो एरर है, ये नहीं करने देता। या तो 0 रखो या ये नल रखो, तो ये क्या होता है, नल पॉइंटर होता है। वो या इसको हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर, कि इसके अंदर कुछ भी एड्रेस नहीं पड़ा हुआ, उसके अंदर नल पड़ा हुआ है इसके अंदर इस टाइम। इन C++, how can you pass a variable by reference into a function? By passing the address of variable, हम उसका एड्रेस भेज के उसको बाय रेफरेंस भेज सकते हैं। ओके, व्हाट डज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर ऑफ डबल वेरिएबल, डबल स्टैरिक्स p is the correct syntax to declare a pointer of double variable. Okay, what will static ptr return if ptr is a pointer to an integer with the value 10? अगर उसको डीरेफरेंस करें तो वो 10 रिटर्न कर देगा, राइट। अगर वो किसी के अंदर उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, उसको हम डीरेफरेंस करके स्टैटिक्स करके पढ़ें, तो वो उसका एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी वो करके देगा। ओके, हाउ कैन यू इनिशियलाइज अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल? 0 नल, ये तो वेरिएबल करना है तो ये होगा, ठीक है, वेरिएबल करना है तो ये होगा। 0 है वो नल है, तो वो एड्रेस स्टोर नहीं हो रहा। अगर वेरिएबल की बात करें तो इस तरह करना है हमेशा, ठीक है। ओके, व्हाट हैपेंस इफ यू डी रेफरेंस अ नल पॉइंटर? तो क्या होता है अगर आप डी रेफरेंस करते हो नल पॉइंटर को? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये नल है ना, अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो ये क्या करता है, आपको वार्निंग देगा मे बी, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। ये देखो, प्रोग्राम हैज स्टॉप वर्किंग। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, इट लीड्स टू अनडिफाइंड बिहेवियर, ठीक है, तो अनडिफाइंड बिहेवियर आ जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। व्हाट विल फॉलोइंग कोड स्निपेट आउटपुट? क्या होगा, सिंपल, एड्रेस पे जाएगा, उसकी वैल्यू कट करेगा, क्या है 20, उसमें 5 ऐड कर देगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या करेगा ये, कहता है व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन डू? स्वैप फंक्शन है, स्वैप्स एड्रेस ऑफ ए एंड बी, स्वैप्स वैल्यूज पॉइंटेड टू बाय ए एंड बी। सिंपल ये लिख दो यार, क्योंकि अगर डी रेफरेंस हो रहा है तो उनकी वैल्यूज को स्वैप करेगा, अगर डी रेफरेंस नहीं हो रहा, या देखो ऐसे करके डी रेफरेंस नहीं होगा तो उनके एड्रेस को स्वैप करेगा, ठीक है। Which of the following is true about pointers? Pointers can be initialized to any integer। नहीं भाई, ये करेक्ट नहीं है। पॉइंटर मस्ट बी पॉइंट टू सेम डेटा टाइप, हाँ जी ये करेक्ट है। अगर आपका पॉइंटर है डबल टाइप का, अगर फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल है डबल, x इज इक्वल टू 2.5 कुछ भी, आप उसका एड्रेस रख रहे हो किसी इंटीजर के अंदर, तो वो काबिल कबूल नहीं है। आपने हमेशा सेम डेटा टाइप ही रखनी है, सेम, अगर जिस डेटा टाइप का पॉइंटर आप एड्रेस ले रहे हो उसी टाइप का पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंटर मस्ट पॉइंट टू द सेम डेटा टाइप, ये करेक्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हाट विल हैपन ऑफ द फॉलोइंग कोड? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका आउटपुट क्या है, देखो पॉइंटर किया इसने यहाँ पे x को इंक्रीमेंट कर दिया, x क्या हो गया 1 से 2। अब जब आपने इंक्रीमेंट किया, क्योंकि अब दोनों एक ही जगह पे एड्रेस पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर आप इसको चेंज करो तो इसमें भी चेंजिंग होगी, इसको चेंज करो तो इसमें भी चेंजिंग होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इंक्रीमेंट कर रहे हो x को, आप फिर डी रेफरेंस करके p को उसकी वैल्यू कट कर रहे हो, तो x की वैल्यू चेंज होकर 2 हो चुकी है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट? ptr इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ptr इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, ptr इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, एक कांस्टेंट है टू एन इंटीजर, टू एन इंटीजर, ठीक है। अगर आपका कांस्टेंट आपसे कहे ना कि पीटीआर इज अ कांस्टेंट पॉइंट है, तो आपने कॉन्स्ट लिखना है और पीटीआर के साथ कॉन्स्ट लिखना है, और वो किसको करेगा, टू एन इंटीजर, ठीक है, इस तरह आना है। पीटीआर इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? पॉइंटर टू अ कांस्टेंट इंटीजर, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट इंटीजर मतलब पॉइंटर सिंपल, कोई सिंपल पॉइंटर टू अ कांस्टेंट इंटीजर, कांस्टेंट इंटीजर है, ये देखो ये एक सिंपल पॉइंटर है, ये एक कांस्टेंट इंटीजर को कर रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, दोनों वाले ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कर लेना। द इंक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर डिपेंड्स ऑन इट्स डेटा टाइप, जितना आप इंक्रीमेंट करोगे तो डॉट उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली वो इंक्रीमेंट हो जाएगा।
लेक्चर नंबर 15 है, व्हाट डज द नेम ऑफ द अरे रिप्रेजेंट इन दी मेमोरी। अब अगर यहाँ पे देखो अरे है आपके पास इंट ARR इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कहता है अगर आप एरे का नाम लिखते हो ना, उसको प्रिंट आउट करते हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस। ठीक है, सिंपल अगर आप एरे को प्रिंट करते हो तो क्या कहता है, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। किसका एड्रेस होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, सॉरी बस ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। ओके, विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एरे नेम्स। एरे नेम्स दे आर अ कांस्टेंट पॉइंटर्स। ठीक है, कांस्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, उनमें चेंजिंग नहीं हो सकती। हाउ डू यू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ एन इंटीजर एरे इंट ARR। कैसे एक्सेस करते हो आप थर्ड एलिमेंट, देखो आप इस तरीके से कर सकते हो। थर्ड एलिमेंट कैसे करना है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, 0 1 2, अगर 2 लिखो तो वो थर्ड एलिमेंट एक्सेस करेगा, जिस टाइम मेरे पास 3 है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे, ब्रैकेट्स लगाओ, स्टेरिक्स लगाओ, ARR +1, मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स, सॉरी एंडल तो लगा लो। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप सिंपल ARR स्टेरिक्स करते हो ना, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट ये गेट करके देगा 1 जो आपके पास है। ठीक है, 1 आ गया। और से देखो, अगर आप यहाँ पे +1 करते हो तो एक इंडेक्स आगे चला जाएगा, मतलब 2 आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप इंडेक्स 2 करते हो तो ये अगले एलिमेंट पे चला जाएगा। जितने आप ऐड करते जाओगे उतने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो आगे चलते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ गया 3। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ डू यू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ इंटीजर एरे इंट ARR 5। तो कैसे कर सकते हो आप थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे मेरे ख्याल से गलत लिख दिया मैंने, 2 आना था। खैर, ये पहले वाला और तीसरे वाला ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ A एंड C। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ int static ptr, ptr is equal to ARR ptr plus plus if array is an integer array। यहाँ पे क्या होगा, देखो आपकी array जो है ना, अगर आप array का नाम लिखो, उसको प्रिंट आउट करो, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा। राइट, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आप क्या कर सकते हो, किसी पॉइंटर में स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, स्टैटिक ptr आपने स्टोर कर दिया एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। फिर बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे करके दिखाया आपको, ptr इक्वल टू यार ptr प्लस प्लस, आपने कहा ptr प्लस प्लस। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, उसके बाद कहता है, यहाँ पे क्या करता है, कहते हैं ये क्या होगा ऐसे करने से, कहता है इफ अरे इज एन इंटीजर अरे इट पॉइंट्स टू फर्स्ट एलिमेंट, इट पॉइंट्स सेकंड एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट करेगा सेकंड एलिमेंट को। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको सी आउट स्टैटिक्स ptr करवाऊँ ना, तो मेरे पास आउटपुट में आएगा 2। चलो यार थोड़ी डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, 20 30 40, आप ये ना समझो इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ तो इसलिए 2 आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूँ, मुझे देगा 20। क्या देगा मुझे आउटपुट में, ये मुझे दे के, थोड़ा वेट करो, 20 दे देगा। ठीक है, तो आपका साथ साथ ये सब्जेक्टिव भी कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 20 कैसे आया, 20 इस तरह आया कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस उसको मिल गया। अब देखो हमने एड्रेस को इंक्रीमेंट किया है, एड्रेस को, अब एड्रेस इंक्रीमेंट हुआ, अब एड्रेस जंप कर गया अगले एलिमेंट पे। अब जैसे अगले एलिमेंट पे जंप किया, फिर मैंने उसको एक्सेस करने की कोशिश की, तो वो 20 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ याद रखना, जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हो ना, तो वो अकॉर्डिंग टू दी डेटा टाइप इंक्रीमेंट होता है। अगर आपकी एरे का डेटा टाइप इंट है तो वो 4 बाइट्स आगे जाएगा, अगर कैरेक्टर है तो 1 बाइट आगे जाएगा, अगर फ्लोट है तो 4 बाइट्स जाएगा, अगर लॉन्ग है तो वो 8 बाइट्स आगे जाएगा। ठीक है, तो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पॉइंटर के ऊपर अरिथमेटिक लगाते हो, इंक्रीमेंट करते हो, तो वो अकॉर्डिंग टू दी डेटा टाइप अगले एलिमेंट पे जंप करता है। तो अगर इस केस में यहाँ पे जो 20 देगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इट पॉइंट्स टू द सेकंड एलिमेंट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स पे आपको पॉइंट आउट करेगा। व्हाट हैपेंस इफ यू व्हेन यू इंक्रीमेंट अ पॉइंटर,
इट इंक्रीजेज बाय द साइज ऑफ डेटा टाइप इट पॉइंट्स टू। ये आपको बता चुका हूँ कि ये आपके सीजर्स डेटा टाइप्स के साइज़ के अकॉर्डिंगली पॉइंट करेगा। आपकी डेटा टाइप की साइज़ क्या है, 4 बाइट्स है, तो ये 4 बाइट्स आगे चला जाएगा मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट डज एक्सप्रेशन स्टैटिक्स पीटीआर मीन, इसका क्या मतलब होता है, वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस पीटीआर पॉइंट्स टू। सिंपल, जैसे आपको यहाँ पे करके दिखा दिया कि जिस एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी है उसको हासिल करना है ना, मैंने गेट करना है, तो ये इसको मैं ऐसे गेट करूँगा, ठीक है। कैन पॉइंटर्स बी कंपेयर्ड यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, क्या हम पॉइंटर्स को कंपेयर कर सकते हैं, यस, ओके, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। व्हाट डज yptr इक्वल टू डू, assign the value of third element to yptr, assign the address of third element to yptr। एड्रेस स्टोर होना ना, आप ऐसे भी एड्रेस स्टोर कर सकते हो एक स्पेसिफिक एलिमेंट का, ओके। व्हाट डज yptr स्टैटिक्स प्लस प्लस yptr प्लस प्लस 2 इंक्रीमेंट्स द एड्रेस हेल्ड बाय yptr बाय द साइज ऑफ इट्स डेटा टाइप। अगर इंट है तो इंट के अकॉर्डिंगली आगे जाएगा, फ्लोट है तो फ्लोट के अकॉर्डिंगली, करेक्टर है तो करेक्टर के अकॉर्डिंगली, ओके। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द एरे इन ARR। फिफ्थ एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ओके। तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, मैंने आपको करके पीछे दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या करता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी आउट साइकिल इफ yptr पॉइंट्स टू एन एरे एलिमेंट। इसका आउटपुट क्या होगा, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, तो वैल्यू ऑफ द एलिमेंट होगा अगर उसके अंदर हमने एड्रेस रखा हुआ है, राइट। विच स्टेटमेंट करेक्टली साइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स पॉइंटर ptr, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एक्स पॉइंटर, तो कौन सी, ये वाले, राइट, ओके। व्हाट डज स्टैटिक्स रिटर्न, ये क्या रिटर्न करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो ये एड्रेस रिटर्न करेगा, अगर हम उसको डी रेफरेंस करेंगे तो ये उसके ऊपर पड़ी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ओके। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉइंटर्स, पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू फंक्शंस, पॉइंटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये ट्रू नहीं है। पॉइंटर्स कैन बी कंपेयर्ड, राइट, वो वाला ट्रू है, किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट आउट कर सकते हैं, अगर फ्लोट है, डबल है, कुछ भी। उसके बाद क्या है, इफ पॉइंटर अरिथमेटिक व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पॉइंट ptr1 माइनस ptr2 इफ बोथ पॉइंटर्स पॉइंट टू एलिमेंट ऑफ द अरे सेम। तो ये क्या करता है, उसके दरम्यान का डिफरेंस बताता है कि इस पॉइंटर और इस पॉइंटर के दरम्यान में कितना फ़र्क है, तो ये ptr1 माइनस ptr2 बताता होता है, ओके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नल करेक्टर इन सी स्टाइल स्ट्रिंग्स, टू टर्मिनेट द स्ट्रिंग, हम पीछे देख चुके हैं इसको, राइट। तो अगर हमने स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना है, हम \0 लगाते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग कोड आउटपुट, देखो सी आउट स्टैटिक str 0 1 2 3 4, आप अगर काउंट करो 0 1 2 3 4 तो इसके पास ओ आएगा, राइट, सिंपल, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल फॉलोइंग कोड आउटपुट, स्टैटिक्स AR प्लस 2 0 1 2 तो 3 प्रिंट कर देगा, राइट, ओके, सिंपल। उसके बाद लेक्चर नंबर 16 है, इन C++ व्हाट इज द साइज ऑफ अ पॉइंटर, size of a pointer, size of a variable always depends on the data type, okay। जितना डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका होगा, तो साइज ऑफ पॉइंटर डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली होगा। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ टू डायमेंशनल अरे ऑफ इंटीजर्स, सिंपल, हमने पीछे भी पढ़ा, कैसे, इस तरह करके, ठीक है, ओके, इस तरह करके हम टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली इंक्रीमेंट्स अ पॉइंटर p दैट पॉइंट्स टू एन इंटीजर, इंक्रीमेंट अ पॉइंटर, तो ये वाला, ठीक है। हाउ डू यू एक्सेस एन एलिमेंट एट द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ 2D अरे, मल्टी लिखा, उसके अंदर आपने इंडेक्सिंग लिखनी है। अगर आपका थर्ड एलिमेंट है, अगर आपकी रो सेकंड है तो 1 लिखो, थर्ड कॉलम है तो 2 लिखो। आपको पता है फर्स्ट आपका डायमेंशन रो होती है, सेकंड डायमेंशन आपकी कॉलम होती है। अगर फर्स्ट डायमेंशन जो है वो सेकंड है तो आपको पता है इंडेक्स एक लेसन होता है, इंडेक्स एक कम होता है, साइज एक कम होता है साइज से, राइट। और थर्ड कॉलम है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आएगा आपके पास, मतलब आपका अगर फॉर एग्जांपल सेकंड कॉलम है तो 1 आएगा,
सॉरी सेकंड रो है तो 1 आएगा, अगर सेकंड थर्ड कॉलम है तो 2 आएगा। अगर यहाँ पे आपसे कहता है कि आपकी रो थर्ड है तो आपने यहाँ पे 2 लिखना था, अगर आपसे कहता है कि कॉलम 4 है तो आपने यहाँ पे 3 लिखना था, तो एक कम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ आर्ग वी इन मेन फंक्शन। ये कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं जो हम भेज सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर। अब उसमें कहते हैं ये आर्ग वी क्या है, तो ये नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स जो हम पास कर रहे होते हैं। उसके बाद व्हाट डज आर्ग सी रिप्रेजेंट। आर्ग सी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ सॉरी द पॉइंटर ऑफ अ प्रोग्राम नेम। हाँ, द पॉइंटर ऑफ द प्रोग्राम नेम, आपके प्रोग्राम का नाम जो होता है ना, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डी रेफरेंस ऑफ पॉइंटर। तो डी रेफरेंस कौन करता है, ये देखो डी रेफरेंस इसको बोलते हैं कि उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू गेट कर दो। इन अ मल्टी डायमेंशनल अरे व्हाट डज इंट मल्टी स्टैटिक्स मल्टी प्लस 1 डू, moves the second column, moves the second row, moves to the next element, moves to the next element, के अगले एलिमेंट पे ये मूव कर जाता है, जैसे हमने पीछे देखा था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ नो कमांड लाइन आर्गुमेंट आर पास्ड, अगर हम आर्ग सी करें तो इस केस में ये 1 आएगा, क्योंकि एक आपके पास प्रोग्राम का नाम हमेशा आता ही आता होता है, तो इसलिए 1 आर्गुमेंट होता है। हाउ कैन यू इनिशियलाइज एन अरे ऑफ पॉइंटर्स टू अ कैरेक्टर। कैसे करते हैं पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिखा एरे का नाम, ठीक है, फिर आपने पॉइंटर लिखा, ओके, सॉरी इस तरह, सॉरी ये वाला, ये पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, इस तरह करेंगे आप, पॉइंटर लिखा फिर एरे का नाम, फिर उसमें आप जितने मतलब मर्जी एलिमेंट्स दे लो। हाउ डज स्टैटिक्स मल्टी रिटर्न फॉर अ 2 डायमेंशनल अरे मल्टी। मल्टी रिटर्न क्या करता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, जैसे हम सिंपल अरे में देख रहे थे, राइट। हाउ डू यू एक्सेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग str यूजिंग पॉइंटर। फर्स्ट कैरेक्टर कैसे रिटर्न करोगे, str0, बिल्कुल ये भी सही है, str0 प्लस 0 str ये, तो ऑल ऑफ द अबव, जैसे अरे का केस था तो आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। कैसे करते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, राइट, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल भी और सिंपल भी। उसके बाद क्या, हाउ डू यू पास मल्टी डायमेंशनल अरे टू अ फंक्शन, बाय यूजिंग ऑल डायमेंशंस, बाय यूजिंग फर्स्ट डायमेंशन ओनली, हम बाय पासिंग अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे होगा बाय यूजिंग द अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट बाय यूजिंग द फर्स्ट डायमेंशन, तो ए एंड सी दोनों यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्टैटिक्स ptr प्लस प्लस 2 इफ ptr इज पॉइंटर टू एन इंटीजर। यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइंटर टू इंटीजर है तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट द वैल्यू पॉइंटर पॉइंटेड बाय द पॉइंटर, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, सिंपल इंक्रीमेंट, ओके, क्योंकि उसको डी रेफरेंस करके फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा, ओके। ओके जी, उसके बाद लेक्चर नंबर 17 है, मेरे ख्याल से 17 थोड़ा लंबा है यार, 18 है, 26 तक, तो मेरे ख्याल से 42 MCQs रह गए हमारे पास, जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। 17, a word header file must be included to use string manipulation functions in C language, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस आपके पास str cpy str len ये होते हैं, तो आपने string डॉट एच फाइल लगानी ही लगानी होती है, ठीक है, ओके। तो यार ऐसे करते हैं, आप लेक्चर नंबर 16 तक काफ़ी है लेक्चर, इसके बाद अगर मैं करूँ तो लंबी वीडियो होगी, ठीक है। 16 तक आप कर लेना, आपको ये फाइल दे दूँगा, ठीक है, और 17 और 18 आप खुद पढ़ लेना, और ख़ुद पढ़ोगे तो इंशाल्लाह MCQs यहाँ से आने वाले हैं, आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो तो आपके MCQs यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।